राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यमिक स्तर पर हिंदी विषय के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षार्थियों और दर्शकों, आज हम जिस पाठ पर बात करेंगे वो एक रिपोर्टाज है और इसका शीर्षक है, आप जानते ही हैं, रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ये शीर्षक आपको बहुत ही रोचक लगता होगा और आपको जिज्ञासा भी होती होगी कि ये शीर्षक इस पाठ के लिए क्यों रखा गया। चलिए इस चर्चा के दौरान हम इस जिज्ञासा को भी शांत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। अब ये पाठ जो है इसमें नर्सिंग होम का जिक्र है, तो शिक्षार्थियों आप कभी न कभी किसी न किसी वजह से आप किसी अस्पताल में, किसी नर्सिंग होम में ज़रूर गए होंगे। कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी अपने बीमार किसी संबंधी को देखने के लिए गए हों, या आपको कोई दिक्कत हो, स्वास्थ्य संबंधी कोई आपको दिक्कत हुई हो और आपके माता पिता ने सोचा हो कि इन्हें डॉक्टर को दिखाना आपको ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए वो आपको लेकर गए हों। आपने कभी इस बारे में सोचा कि वहाँ पर किस तरह का वातावरण रहता है? वहाँ मरीज़ों का आना जाना रहता है, डॉक्टर्स नर्सों को कोई हिदायत दे रहे होते हैं, कुछ बच्चों का रुदन भी सुनाई देता है, कुछ इस तरह का माहौल होता है ना। तो ऐसे माहौल में कभी आपने ये सोचने का प्रयास किया कि ये सब लोग मिलकर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, रोगियों की और पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। वे नहीं पूछते कि ये किस बिरादरी से हैं, किस परिवार से संबंधित हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के, कुछ नहीं समझते, क्योंकि उनका धर्म क्या है? इन रोगियों की, इन पीड़ितों की सेवा करना। ऐसे लोगों को जब इस तरह से हम कार्य करते हुए देखते हैं, सेवा करते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी प्रेरणा आती है। बहुत डॉक्टर्स को हम ये कहते हुए सुनते हैं कि वे फला किसी अस्पताल में कभी ऐसा अनुभव उनका रहा था कि वो वहाँ गए थे और वहाँ के लोगों को इस तरह से सेवा करते हुए उनके मन में ये प्रेरणा हुई कि वे भी इस तरह से कार्य करेंगे और वे डॉक्टर बने। तो इस तरह से आप में भी बहुत सारे लोग होंगे जो डॉक्टर बनने का, नर्स बनने का, पराचिकित्सा सेवाओं में जाने की आपको प्रेरणा होती होगी। तो आज का जो पाठ है हमारा, वो लेखक के नज़रिए से हम एक नर्सिंग होम का जो दृश्य है, जो उस समय वो वहाँ जितना समय उन्होंने व्यतीत किया, उस समय उन्होंने जो देखा, जिन लोगों को उन्होंने देखा, वो अपने आप में बहुत खास थे। हम पाठ के दौरान इस पर बात करेंगे और किस तरह का उनका स्वभाव था, किस तरह की उनकी सोच थी जो सबको प्रेरित करने वाली थी, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षार्थियों हम जान लेते हैं कि इस पाठ का, इस चर्चा का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य शिक्षार्थियों ये है कि मानव जीवन में हम सेवा भाव और करुणा, प्रेम और उदारता का क्या महत्व है, इसका उल्लेख कर सकेंगे। क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म एवं रंग भेद आदि के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सकेंगे। विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, विश्व स्तर पर त्याग व समर्पण के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है, इसके विषय में भी हम बता सकेंगे। इस पाठ की भाषा शैली किस तरह की है, इस पर भी हम टिप्पणी कर सकेंगे। तो शिक्षार्थियों, हम इसके अलावा एक और उद्देश्य हम देख लेते हैं कि जो ये विधा है जिसके बारे में आपको बताया गया कि रिपोर्टाज विधा है, किस तरह की ये विधा होती है, इसका भी हम वर्णन कर सकेंगे। तो सबसे पहले शिक्षार्थियों हम ये जान लेते हैं कि इस पाठ के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का एक संक्षिप्त परिचय हम जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी रचनाओं में किस तरह की भावनाएं रहती हैं। तो शिक्षार्थियों,
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जो जन्म है वो 1906 में हुआ। यानी उस समय भारत जो था वो गुलाम था, और जब गुलामी के समय में जो जन्म जिन्होंने लिया, उनके मन में स्वतंत्रता प्राप्ति का जो मादा था, जो जोश था, वो बहुत अधिक था। और ये जोश प्रभाकर जी में भी देखने को मिला। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने देशभक्ति की जो भावना थी उसको उन्होंने अभिव्यक्त किया। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इनकी बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठा रही है। और हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में इन्होंने लघु कथा लिखी हैं और संस्मरण लिखे हैं, रेखा चित्र लिखे हैं और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। एक रिपोर्टाज हमारे इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। और प्रमुख कृतियाँ जो हैं प्रभाकर जी की, वो हैं माटी हो गई सोना, धरती के फूल, आकाश तारे, जिंदगी मुस्काए, भूले बिसरे चेहरे, क्षण बोले कण मुस्काए, महके आंगन चहके द्वार। तो इस तरह ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। और आप शिक्षार्थियों, जब आप इनकी रचनाएं आप पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि इनकी रचनाओं में जो मुख्य भाव है वो अन्याय के विरुद्ध जो गुस्सा है वो देखने को मिलता है। और जो दमित लोग हैं, जो दमित मानवता है, पीड़ित लोग हैं, उनके प्रति ये बहुत ही समानुभूति, सहृदयता और करुणा का भाव ये रखते हैं। और ये इनकी रचनाओं में बहुत ही प्रखरता से देखने को मिलता है। और साथ में इनकी जो भाषा है उसमें व्यंग्यात्मक सरलता है, व्यंग्य करते हैं लेकिन बहुत ही सरल भाषा में करते हैं। मार्मिकता है, मानवता के प्रति सहृदयता है तो मार्मिकता भी ज़रूर होगी। चुटीलापन है, व्यंग्यात्मकता है तो चुटीलापन है। भावाभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता है इनमें। जो भी ये अभिव्यक्त करना चाहते हैं उनको अभिव्यक्त करने में पूरी तरह से समर्थ रहे हैं। और भाषा और शैली की अद्वितीयता है इनकी, आप देखेंगे इनकी रचनाओं में। तो इसी वजह से जो उस समय के जो गद्यकार हैं, जो गद्य रचनाएं लिखते थे, उनमें इनका विशिष्ट स्थान माना जाता है। तो शिक्षार्थियों, हमने प्रभाकर जी का एक बहुत ही छोटा सा परिचय हमने प्राप्त किया। और अब हम देखते हैं कि इन्होंने अपने पाठ के माध्यम से किस तरह से अपनी इस भाषा और शैली की अद्वितीयता का परिचय दिया है, किस तरह से इनकी भाषा में सरलता भी है, मार्मिकता भी है, और किस तरह से ये भावाभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता रखते हैं। तो हमारा जो पाठ है शिक्षार्थियों, हम पाठ की कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे और उस पर बात करेंगे। इसके माध्यम से आपको बहुत अच्छे ढंग से पाठ भी स्पष्ट होगा और आप भी समझ पाएंगे कि इसकी व्याख्या में आप क्या क्या बिंदु रखना चाहते हैं, किस तरह की इसकी भाषा है। तो स्क्रीन पर है शिक्षार्थियों, और जहाँ शुरू हो रहा है आप देखेंगे, ये कहते हैं कि कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया, क्योंकि मेरी आतिथेया यानी जो मेरा सत्कार कर रही थी, वे अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। तो अब आपको पता चला कि किस तरह से ये शीर्षक लिया गया है, क्योंकि ये जो रिपोर्टाज है शिक्षार्थियों, इस रॉबर्ट नर्सिंग होम, अगर सिर्फ रॉबर्ट नर्सिंग होम होता तो भी हम अंदाज़ा लगा सकते थे, लेकिन यह है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो ये उस समय का चित्रण आपको इस रिपोर्टाज में मिलने वाला है। तो उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। अब ये कौन सा समय है? यह है सितंबर 1951। रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त। तो शिक्षार्थियों, आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने इस रिपोर्टाज का आरंभ किया है और बताया है कि अब मेरी जो भूमिका है वो बदल गई। पहले मैं अतिथि था, अब मैं जिनका मैं अतिथि था, अब मैं उनका परिचारक मैं बन गया हूँ, क्योंकि वे बीमार हो गई हैं और
उनका इलाज कराने के लिए उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। और जो समय उन्होंने बताया है कि उस समय पूरा जो वातावरण था वो रोग से ग्रसित था। और जब इस तरह का वातावरण होता है शिक्षार्थियों, आप कुछ समय पहले भी आप भी 2020 का भी समय आप देखेंगे कि उस समय भी कोविड-19 का, कोरोना वायरस कितना अधिक ये जो वातावरण था चिंता से भरा हुआ था, वही यहाँ पर भी वो बता रहे हैं। और ये चिंता कि हमारे जो संबंधी हैं, हमारे जो परिवारजन हैं, हमारे जो हम जिन्हें जानते हैं, सब सुरक्षित रहें, सभी स्वस्थ रहें, एक चिंता हमारे मन में होती है। और जब चिंता करता है व्यक्ति तो बेशक शारीरिक रूप से वो सक्रिय नहीं होता, लेकिन सब सुस्त हो जाते हैं, कार्य करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि मन तो कहीं और है, मन हमारे साथ नहीं होता, न जाने कहाँ कहाँ किस किस की वो चिंता कर रहा होता है। तो इस तरह से ही यहाँ पर भी शिक्षार्थियों जो वातावरण यहाँ लेखक ने हमें बताया वो भी कुछ इसी तरह का वातावरण था। और बहुत सुस्त होकर वो बैठे हुए थे और तभी मैंने चौंक कर देखा, और क्या देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित नारी कमरे में आ गई है। एक सफ़ेद वस्त्रों में घिरी हुई एक स्त्री नारी कमरे में आई है। और किस तरह से वो वर्णन कर रहे हैं, सीधा ये नहीं कहा कि ऐसा लगता है कि वो 45 वर्ष के होंगे, नहीं, वो ये कह रहे हैं देह उनकी कोई 45 वसंत देखी, वर्ण हिम श्वेत, जैसे बर्फ होती है, बिल्कुल बर्फ जैसी सफ़ेद, पर अरुणोदय, यानी जिस समय सूर्य उग रहा होता है उस समय जो उसकी लालिमा होती है उसकी रेखाओं से आच्छादित जो था उनकी देह थी। और कद लंबा था और सुता सधा था, यानी बिल्कुल न कम न ज़्यादा, बिल्कुल वो अपने आप से स्वस्थ थी। और वो क्या कह रही थी, लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं, आते ही उन्होंने कहा। अब लंबा मुंह क्या आप आकार की दृष्टि से समझेंगे, इसका क्या मतलब होगा? तो यहाँ पर शिक्षार्थियों उन्होंने क्या कहा है, जब हम चिंता करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे चेहरे पर वो चिंता की रेखाएं आ जाती हैं, पता चल जाता है। भाई आपके भी जानकार पूछ लेते हैं कि क्या बात है, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तो उसी तरह से जब लेखक चिंता में बैठे हुए थे तो जो स्त्री उस समय कमरे में आई है, जिसका परिचय अभी हम जानेंगे, वो सीधा ये ताकीद करती हैं कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता है। अब बीमार, पहले ही व्यक्ति बीमार है, ऊपर से आप भी लंबा मुंह बनाए हुए बैठे हैं, यानी आप भी चिंता में बैठे हैं, दुखी मन किए हुए बैठे हैं, चेहरे पे आप बिल्कुल दुख आपके झलक रहा है, तो उससे बीमार को भी बहुत परेशानी होती है। उसे लगता है कि मैं बहुत बीमार होने वाला हूँ और मैं जल्दी ठीक नहीं होऊंगा, मैं जल्दी यहाँ से नहीं जाने वाला, तो इसलिए ठीक नहीं है, थोड़ा खुश रहो ताकि बीमार को भी अच्छा लगे। तो इसलिए उन्होंने ऐसे कहा। अब लेखक उनकी इस बात से क्या भाव निकाल रहा है, तो किस तरह का भाव निकालता है, अब वो जो समझे हैं वो ये है कि साफ सुथरी भाषा, उच्चारण साफ, और स्वर कैसा था, आदेश का, लेकिन आदेश ना अधिनायक का ना अधिकारी का। किस तरह का आदेश था फिर ये? देखिए, वो कहते हैं कि पूर्णतया माँ का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में। तो यहाँ शिक्षार्थियों आपने देखा कि लेखक कह रहे हैं कि ये जो स्त्री, जो ये नारी कमरे में आई थी और जिस तरह से उसने कहा कि लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता है, उससे जो जाना उन्होंने कि ये जो स्वर था ये आदेश का तो था, लेकिन ये किसी अधिकारी का, जो अपने अधिकार के मद में कोई आदेश देता उस तरह का नहीं था। ये पूरी तरह से एक माँ का आदेश था। वो माँ जो समय आने पर जकड़ लेती है, उसे बचा लेती है और अंत में वो क्या करती है, गोद में बिठाकर सहलाती है। यानी जहाँ जैसी आवश्यकता हो उसी तरह से माँ
देखभाल करती है, आदेश देती है, फिर पुचकारती भी है, स्नेह भी करती है। तो ये आदेश जो था ऐसी माँ का था, और ये माँ हम सभी के पास है, और सभी इस भावना से बहुत अच्छे से परिचित हैं कि माँ का जो आदेश है वो कैसा होता है। तो वो बता रहे हैं कि हाँ, वे माँ ही थी होम की अध्यक्षा। किस होम की? रॉबर्ट नर्सिंग होम की। होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा। मातृभूमि जिनकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव पर रोगियों की सेवा में तल्लीन। कितनी खूबसूरती से, कितनी सुंदरता से लेखक शिक्षार्थियों यहाँ पर मदर टेरेसा आरंभ में भी वो बता सकती थी कि उन्होंने अपनी जिनके घर वो रुके हुए थे, उन्हें रॉबर्ट नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जिसकी अध्यक्षा मदर टेरेसा थी, क्योंकि मदर टेरेसा बहुत ही प्रख्यात स्त्री रही हैं और उन्होंने संत की उपाधि प्राप्त की है। सब लोग उनके बारे में विश्व स्तर पर जानते हैं, इतनी प्रख्यात हैं। लेकिन उन्होंने इस तरह से नहीं किया। उन्होंने उत्सुकता भी बढ़ाई और पहले उनके बोलने का, उनके स्वर के बारे में, किस तरह की वो बात करते हैं उसके बारे में बताया, और उसके बाद कहा कि हाँ, ये माँ के स्वर का उसी रूप में वो आदेश दे रही थी, और वे माँ ही थी होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा, जिन्होंने जन्म कहाँ लिया? फ्रांस में। लेकिन वो कर्म कहाँ कर रही हैं? कर्म भूमि कौन है? वो भारत है। और इस समय वो अधेड़ावस्था में हैं, उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक, यानी उस समय से उन्होंने ये कार्य करना शुरू किया था, रोगियों की सेवा करना शुरू किया था, और अब ये उम्र की ढलान पर हैं, लेकिन अब तक वे रोगियों की सेवा में तल्लीन हैं, यानी लगी हुई हैं। वो हारी नहीं हैं, वो थकी नहीं हैं, कहीं भी वो हतोत्साहित नहीं हुई हैं, वो उतनी ही लगन से सेवा कर रही हैं। और उसके आगे वो कहते हैं शिक्षार्थियों कि यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव, और बस यही यानी काम भी यही है, धाम। कोई भी, अगर आप कहीं पर तीर्थ स्थान पर जाते हैं कि आप ईश्वर के दर्शन करें, आप आशीर्वाद लें, आपका मन भी शांत हो, और उन्हें इस तरह का कोई भाव नहीं आता है। उनके लिए कार्य भी यही है, तीर्थ यात्रा भी यही है, यही प्रेम है उनका, और यही चाव। कई बार हम कहते हैं ना कि ये बच्चा या ये व्यक्ति चाव से ये भोजन बहुत खाता है, इस तरह की चीज़ इसको बहुत पसंद है, या इसे ये खेल बहुत पसंद है। तो इस तरह उनके लिए सभी कुछ सेवा बन गया है। सेवा कार्य उनके लिए काम भी है, उनका तीर्थ भी है, उनका प्रेम भी है, और उसी में वो खुश हैं। तो वो कहते हैं कि उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए। मैले हो गए थे कपोल, यानी जब हम दुखी हैं, रोग से ग्रसित हैं, तो हमारे चेहरे पर तो दिखेगा। तो वो जो मैले से कपोल थे, उसे उन्होंने अपने चांदनी चर्चित, चांदनी से छुए हुए, भरे हुए हाथों से उन्होंने उसको थपथपाया। तो उसके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंच आई, यानी उनके उस छुअन में भी ये भाव था, ये सेवा का भाव था, जिससे ये प्रभाव रोगी के ऊपर पड़ा, और एकदम से रोगी के जो सूखे होंठ थे उस पर भी चांदी की एक रेखा, यानी हल्की सी मुस्कुराहट रोगी के चेहरे पर आ गई। और लेखक को लगा कि हाँ, अब वातावरण में जो चिंता थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। हम जब किसी डॉक्टर से मिलते हैं, किसी नर्स से मिलते हैं, किसी चिकित्सक से मिलते हैं, कई बार कुछ लोगों में इस तरह का भाव होता है कि हम कहते हैं कि आधा रोग तो बात करके ही भगा देता है, हम ऐसा बोलते हैं। ये उसी तरह का, क्योंकि
किसी की संगत में वो जो सकारात्मकता है, वो जो उनकी सेवा भाव, उनके व्यक्तित्व की जो सात्विकता है, उसका प्रभाव रोगी पर भी पड़ता था। और यही मदर टेरेसा के साथ उस रोगी के मामले में भी हुआ। और तभी एकदम क्या हुआ, तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। यानी ऐसा होता है कि बीमार हंस रहा हो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से ये कहा कि लक्षण बहुत अच्छे हैं, अब ये जो बीमार है ये ठीक हो रहा है। और डॉक्टर ने क्या जवाब दिया, और इस तरह से जवाब देकर डॉक्टर बता रहे हैं मदर टेरेसा की विशेषता को। क्या कह रहे हैं वो, हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूं एक ही वाक्य में गूंद दिए। यानी सिर्फ एक वाक्य से ये पता चला, तुम बिखेरती जो हो, यानी सिर्फ इस समय नहीं बिखेर रही है ये मुस्कान मदर टेरेसा, वो हर रोगी के पास जब जाती हैं, उसकी सेवा करती हैं, तो हमेशा उसकी सेवा वो हंसते हंसते करती हैं। और इसका प्रभाव रोगी पर ये पड़ता है कि सभी रोगी जो हैं वो जल्दी स्वस्थ होते हैं, वो भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और जल्दी ठीक होते हैं। तो डॉक्टर की जो ये प्रतिक्रिया थी कि हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो, इससे हम ये जान पाते हैं कि जो मदर टेरेसा हैं, उनके स्वभाव का ये एक बहुत ही मुख्य बिंदु है कि वो हमेशा रोगी के पास हंसती रहती हैं। तभी तो उन्होंने लेखक को भी कहा कि बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। तो इसीलिए क्योंकि रोगी के पास थोड़ा सा खुशनुमा माहौल होना ज़रूरी है। मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा कि जो बिना प्रसव किए ही माँ बन सकती है, वही 30 रुपये मासिक पर 20 वर्ष से दिन और रात सेवा में लग सकती है, और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। तो यहाँ जब डॉक्टर ने ये बात कही कि तुम हंसी जो बिखेरती हो, और लेखक ने भी देखा कि किस तरह से वो पूरे तल्लीनता से रोगियों की सेवा करती हैं, तब उन्होंने सोचा कि यही स्त्री इतनी सेवा कर सकती है, इतनी महान है ये स्त्री। इसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, कोई प्रसव नहीं हुआ इसका, लेकिन उसके बावजूद इसमें वो माँ की सभी विशेषताएं मौजूद हैं जो उस माँ में हो जिसने कुछ बच्चों को जन्म दिया है, प्रसव किया है। तो यही जो स्त्री है, बिना माँ बने भी माँ बन सकती है। वही 30 रुपये मासिक पर 20 वर्ष से, देखिए हम संतुष्टि का स्तर देखिए, 30 रुपये मासिक पर 20 वर्ष से, सिर्फ 30 रुपये मासिक, दिन और रात। ऐसा भी नहीं कि इतने घंटे से इतने घंटे, दिन और रात सेवा में लग सकती है, और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। यानी अगर कार्य करने के पीछे जो प्रेरणा है, हमारी जो अभिप्रेरणा है, अगर वो धनराशि हो, तो क्या हम 20 साल से एक ही तनख्वाह पर कार्य कर पाएंगे? कोई भी व्यक्ति, अगर आप कल्पना कीजिए, नहीं कर पाएगा। उसके स्वभाव में ही इस बात की झलक रहेगी कि उसे तनख्वाह कम मिल रही है, या उसे अपनी ज़िंदगी से कुछ और भी चाहिए, वो कुछ और हासिल करना चाहता है या कुछ और कार्य करना चाहता है। लेकिन जैसा बताया कि उसके लिए तो वही काम है, वही धाम है, वही राग है। तो सभी कुछ इसी तरह से मदर टेरेसा जैसी महान स्त्री के बारे में ही कहा जा सकता है, जो लगातार इतने सालों से दिन रात रोगियों की सेवा कर रही हैं। और यहाँ पर लेखक एक और स्त्री का जिक्र करते हैं, क्रिस्ट हेल का, और वो कहते हैं कि तीसरे पहर का समय थर्मामीटर हाथ में लिए वे आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नव युवती। ये स्त्री नव यौवना है, उसी विशिष्ट धवल वेश में जो अस्पताल में वो पहन रहे हैं, जो सेविकाएं जो पहन रही हैं,
गौर और आकर्षक, वो गोरी है और आकर्षक है। हाँ, गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल। यानी लेखक ने इस नवयुवती का रूप बताने के लिए कहा कि वो गोरी है और आकर्षक है, लेकिन वो ये कह रही कि उसका जो रूप है, उस किस तरह की सुंदर है, इन दो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो कुछ उससे भी परे बहुत ही सुंदर स्त्री है। यूं कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। अब यहाँ पर कवि जैसे कल्पना करते हैं वो कर रहे हैं। रूप और स्वरूप का एक देवी सांचा सी वह लड़की, और इसका नाम क्या था? नाम उसका क्रिस्टेल और जन्मभूमि जर्मनी। तो शिक्षार्थियों, यहाँ अगर आपने अभी तक हमारी चर्चा में बहुत ध्यान से सुना है और आप शामिल रहे हैं इस चर्चा में, तो आप जानेंगे कि मदर टेरेसा फ्रांस से हैं और क्रिस्टेल जर्मनी से हैं। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आप भली भांति समझेंगे कि कहीं न कहीं इतिहास की तारीखों में ये दोनों देश बहुत ही सौहार्दपूर्ण इनके संबंध नहीं रहे थे। इसका जिक्र आगे आता है। वो कहते हैं कि फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता क्रिस्टेल एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस। तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा। अब ये देखिए शिक्षार्थियों, कितना बड़ा विरोधाभास है इस वाक्य में। ये वाक्य आप रेखांकित अवश्य कीजिएगा। तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है। हिटलर के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए अगर आपके पास बहुत कम जानकारी है, और जानने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह का उसका कार्य रहा था। और तुम्हारी जैसी सेवाशील बालिका को भी। अब हमने मदर टेरेसा को तो जान ही लिया है। मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त हो वह स्टैच्यू हो गई, और उसका दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोक कर बोली, यस यस। बस ये देखिए कि किस तरह से नम्रता उनमें भरी है, कितनी अधिक वो प्रशंसा कर रहा है, और नम्रता देखिए कि सिर्फ उसने कहा यस यस। तो शिक्षार्थियों, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारत सरकार द्वारा गांवों से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव। बचाव है आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें। घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें। आपके लिए PM ई-विद्या पर टीवी, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्या वाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है। आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी छींकें, मुंह और नाक को ढकना ना भूलें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें। और एक बात, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें। साफ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1075 011 23978046। ईमेल करें ncov2019@gov.in।
ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। बार ही क्यों मिलता फिर शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने। शिक्षार्थियों, इस अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे थे हिटलर और मदर टेरेसा की तुलना की जो लेखक ने की है। लेखक जब ये कह रहे हैं कि देखिए कि आपका महान देश है, उसने हिटलर को भी जन्म दिया है और आप जैसी सेविका को भी, आप जैसी महान व्यक्ति को भी। तो उन्होंने सिर्फ नम्रतापूर्वक क्या कहा, यस यस। तो हम आगे चलते हैं, इस पर बात करते हैं। वो आगे वह दूसरे कमरे में चली गई और मदर टेरेसा को इन्होंने टटोला, प्रभाकर जी ने। आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? बोली हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों ना हो। मैंने नश्तर चुभाया, पर फ्रांस को हिटलर ने पददलित किया था, यह आप कैसे भूल सकती हैं। नश्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उसे अछूता रहा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक, हम दोनों एक। तो ये देखिए शिक्षार्थियों की लेखक एक तरह से इस बारे में समझ नहीं पाता है कि मदर टेरेसा और क्रिस्टहेल किस तरह से प्यार से रह रही हैं। तो इसलिए वो टटोल रहा है, मतलब वो जानने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ ठीक है ना, अच्छे से काम हो रहा है इनका,
कहीं ना कहीं इनमें मनमुटाव ज़रूर होगा। तो ये जानने का प्रयास करने के लिए लेखक ने ऐसा कहा कि आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं। तो मदर टेरेसा को एक बार भी संशय नहीं हुआ। उन्होंने आराम से कहा कि हाँ, मैं भी ईश्वर के लिए काम करती है, मैं भी करती हूँ, और दोनों जब एक ही उद्देश्य है हम दोनों का, तो फिर प्यार क्यों नहीं होगा। हम एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी देश से हो, किसी भी जाति से हो, लेकिन हमारा उद्देश्य एक है, इसलिए हम में प्यार है, तो तुम यकीन करो। अब जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति की आदत होती है फिर भी और कोशिश करने की कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों अलग अलग पूरे दुश्मन देशों की जो ये बेटियां हैं, ये किस तरह से प्यार से रह सकती हैं। तो फिर वो पूरा कारण देते हुए कह रहे हैं कि फ्रांस को हिटलर ने पददलित किया था, कितना अधिक दमन किया था, आप कैसे भूल जाते हो, आप उसी देश की लड़की से आप प्यार से रह रहे हो। अब बहुत इसने जब लेखक ने ये बात की तब उसे इस बात का एहसास था कि उसने जो ये चुभन जो दी है मदर टेरेसा को, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन मदर टेरेसा पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। उन्होंने इसका स्पष्टीकरण बहुत आराम से, बहुत सहजता से दिया। उन्होंने कहा कि हिटलर तो बुरा था, और जब उसने लड़ाई छेड़ी थी, मेरा घर तो टूटा ही था, लेकिन इस लड़की का जो जर्मनी की ही है, इसका भी घर टूटा। तो हम दोनों का दुख भी एक है, हम दोनों का उद्देश्य भी एक है, तो हम दोनों में प्यार क्यों नहीं होगा। तो मदर टेरेसा ने इतनी गहरी डूब कर ये कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। यानी लेखक उम्मीद कर रहा था, लेखक ऐसी आशा कर रहा था कि कुछ न कुछ इस तरह की भावना उन्हें देखने को मिलेगी मदर टेरेसा की बातों में, जिससे लगेगा कि हाँ, इन देशों में शत्रुता रही है, तो इनके नागरिकों में, इन लोगों में भी किसी न किसी तरह का मनमुटाव अवश्य होगा। लेकिन इस तरह की कोई भी भावना लेखक को वहाँ पर देखने को नहीं मिली। मनुष्य के बीच, अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं शिक्षार्थियों, आप इसे अपने हिसाब से किस तरह से इसकी व्याख्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और अपने अनुभवों से जोड़ते हैं और इनसे प्रेरणा भी ले सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं वो, कि मनुष्य के बीच मनुष्य ने कितनी दीवारें खड़ी की हैं, ऊंची दीवारें, मजबूत दीवारें, फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजेय। यहाँ पर क्रिस्ट और मदर टेरेसा के बीच जो परस्पर प्रेम है, उसके बिल्कुल विरोधाभास में जो एक अनुभव कहता है, जो सामान्यतया लोगों की प्रवृत्ति होती है, उसके बारे में लेखक ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यात्मक यहाँ पर बात की है कि हमने कितनी सारी दीवारें खड़ी कर दी हैं, कितने सारे अंतर आ गए हैं, कितने मनमुटाव आ गए हैं, और ये दीवारें, ये भेदभाव इतना मजबूत है, फौलादी दीवारें हैं, ये बहुत मजबूत हैं, बहुत ऊंची, इन्हें लांघा नहीं जा सकता। कितना भी कोशिश करें हम लांघ नहीं पाते हैं। भूगोल की दीवारें हैं, हमारे जो देश की जो भौगोलिक सीमाएं हैं उसमें भी हम बटे हुए हैं, फिर हम विभिन्न तरह की जातियों में बटे हुए हैं, वर्गों में बटे हुए हैं। ये कितनी मनहूस हैं, कितनी बुरी हैं, कितनी नगण्य हैं, ना के बराबर, इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी कितनी अजेय, इन्हें जीतना कितना मुश्किल है। तो ये दीवारें क्यों होती हैं? शिक्षार्थियों, आप भी ये समझने का प्रयास कीजिए, आप भी इस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। क्या कहीं आप अपने व्यवहार से इस तरह किसी दूसरे को तो ये एहसास नहीं दिलाते हैं कि आप में और उसमें किसी तरह की दीवार है, किसी तरह का भेदभाव है? क्योंकि ऐसा करना सही नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा स्वभाव क्या है? प्रेम का स्वभाव है। तो ये सब दीवारें मनहूस हैं, नगण्य हैं, हमें इनको जीतना है। ये यहाँ लिखा है लेखक ने, कितनी अजेय, लेकिन ये इतनी अजेय नहीं है, हम इन्हें जीत सकते हैं परस्पर प्रेम से।
तो शिक्षार्थियों, ये हमने चर्चा की और इसमें आपने देखा कि क्रिस्ट हेल और मदर टेरेसा किस तरह से बहुत प्यार से रह रही हैं। और इसके अलावा एक और व्यक्ति भी हैं, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा रुक कर बात करेंगे। जब लेखक शिक्षार्थियों बात करते हैं क्रिस्ट हेल के बारे में, तो वो बात करते हैं कि क्रिस्ट हेल के पिता जर्मनी में एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए सेवा का व्रत लिया है। और रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के से हैं। हमें किसी व्यक्ति को देखकर अपने किसी की याद आ जाती है, उसी तरह से क्रिस्ट हेल ने भी कहा। और स्मृतियों में, यादों में खोसी गई। मुझे लगा मैं ही क्रिस्ट हेल हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली खोई छली सी मेरी आंखें भर आई। लड़की मेरे आंसुओं में डूब डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें रुमाल से पोंछ दिया। उसकी सदा हंसती आंखें नरम हो गईं पर जरा भी नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, ना, माँ बहुत रोई थी। हम, माँ होती ही इतनी भावुक है। वो खुद जा रही हो, उसकी बच्ची जा रही हो, उसका बेटा जा रहा हो, उसके घर से कोई भी व्यक्ति जा रहा हो, उसे रोना आ जाता है। माँ ऐसी ही होती है। फटी आंखों से कुछ देर मैं उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू, तांगशू। मैं अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। हम सब हंस पड़े और वह हंसते हंसते भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। मदर, घर से आने के बाद फिर आप नहीं गई? कभी मिलने जुलने भी? कान अपना काम कर चुके थे, वाणी को अपना काम करना था। यानी मदर टेरेसा सुन चुकी थी, अब मदर टेरेसा को इसका उत्तर देना था। पर मदर टेरेसा ने उसकी राह मोड़ दी और तब सुनी मैंने यह कहानी, जहाँ पर मदर टेरेसा बताती हैं कि किस तरह वो यहाँ पर आई थी। और आगे वो कहती हैं कि कई वर्ष हुए, फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ और 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उसी सम्मेलन में गई थी। और उनके माता पिता जो थे वो फ्रांस में ही थे और उनको पता था कि उनकी बेटियां भी आ रही हैं। लेकिन जब वो माताएं अपनी बेटियों से मिलने के लिए गई तो वहाँ वो अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पाई। और इस तरह से स्पष्ट रूप से यहाँ मदर टेरेसा ने नहीं बताया, लेकिन लेखक का अनुमान है। वो कहते हैं कि कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उनके उठते न उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी। तो इस तरह शिक्षार्थियों वो बताती हैं कि अगर उनसे कोई पूछता तो वो यही कहती थी कि घर से बहुत चिट्ठी आती है और मैं किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। इस तरह ही बस यही पत्राचार उनका घर से होता है। तो जब रोगी बहुत अधिक दुखी है, बहुत अधिक उसे वेदना हो रही है, तो मदर टेरेसा कहती हैं कि तुम्हारे लिए आज विनती करूँगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से आलोकित हो उठा था। भक्त के पास क्या है? भक्ति। और उसे ये इस बात का एहसास रहता है कि उस भक्ति में बहुत ही अधिक शक्ति है जो रोगी को भी ठीक कर सकती है। और ये जो शक्ति है मदर टेरेसा भी अनुभव करती थी। तो रोगी ने क्या कहा कि कल भी करना मदर। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, पर मिश्री कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत ही देती थी पर घुलती तुरंत नहीं थी, और बल का प्रयोग हो तो मुंह तक को छील देती थी। बोली, ना, कल उसके लिए करूंगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा, जैसे 1000 वॉट का बल्ब मेरे आंखों में कौंध गया। तो इस तरह से शिक्षार्थियों हम देखते हैं कि मदर टेरेसा किस तरह का स्वभाव था उनका। बहुत ही स्पष्टवादी थी, प्यार से बोलती थी
किसी को झूठा दिलासा वो नहीं देती थी, लेकिन उनकी जो हंसी थी, उनकी जो वो मानवता से भरी हुई उनकी जो सेवा थी, उससे लोग बहुत अधिक प्रभावित होते थे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा है, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। यानी इन पंक्तियों में शिक्षार्थियों मदर टेरेसा का पूरा चरित्र चित्रण, पूरा उनका स्वभाव कितनी उदात्त रूप में यहाँ पर मौजूद है। आप इन पंक्तियों को रेखांकित कर सकते हैं और जहाँ भी मदर टेरेसा के सेवा भाव का चित्रण हो, जहाँ भी आप लेखक के दृष्टिकोण से जब मदर टेरेसा का चित्रण करें तो आप इन्हें अवश्य शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षार्थियों हम देखते हैं कि क्रिस्ट हेल्ड और मदर टेरेसा लगातार रॉबर्ट नर्सिंग होम में सेवा कर रही हैं। इसके अलावा एक और स्त्री हैं जिसके बारे में लेखक कहते हैं कि ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी। देखिए, जादू की पुड़िया किस तरह, कौन थी? जीती जागती जादू की पुड़िया। यानी जादू की पुड़िया कोई मृत नहीं थी, ये तो जीती जागती थी। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप वाला जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, एक ये स्त्री थी मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा, बहुत छोटी थी कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। अब इस वाक्य में पूरी की पूरी बात उन्होंने कह दी है। कद बहुत छोटा था कि उन्हें गुड़िया कहा जा सकता है, लेकिन उनकी चाल जो थी उसमें बहुत चुस्ती थी, सुस्ती नहीं थी। उनकी उम्र ज़्यादा थी लेकिन बहुत चुस्ती से वो चलती थी, कदम में बहुत फुर्ती थी और व्यवहार में मस्ती, किसी भी तरह का आलस्य नहीं था। और हंसी कैसी थी, यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल काव्यात्मकता का परिचय दिया है लेखक ने। कह रहे हैं कि हंसी उनकी यूं कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यूं की मशीन मात माने। यानी ऐसे हंसती थी कि जैसे मोती बिखर गए हैं, इतनी अच्छे से बात करती थी और काम इतनी फुर्ती से करती थी जैसे मशीन जो है वो भी पीछे रह जाएगी। मशीन तो पीछे नहीं रह सकती, लेकिन मशीन से भी तेज वो कार्य करती थी। ये थी मदर मार्गरेट। तो इस तरह शिक्षार्थियों हम देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे रोगी हैं जिनकी सेवा करने के लिए मदर टेरेसा हैं, क्रिस्ट हेल्ड हैं और मदर मार्गरेट हैं। और यहाँ लेखक जब बताते हैं कि किस तरह का वहाँ पर वातावरण था, तब वो ये भी बताते हैं कि वहाँ एक रोगी जो है बहुत ही अधिक दुखी था, बहुत ही अधिक त्रस्त था, बहुत ज़्यादा उसे दिक्कत हो रही थी। तो ये रोगी जो था ये बहुत ही विलासमय ढंग से रहने वाला रोगी था और कभी भी उसे दर्द नहीं हुआ था, उसे मालूम ही नहीं था दर्द कैसे सहते हैं। तो वहाँ पर ये बहुत परेशान था। तो ये क्या कहता है मदर टेरेसा को, ये कहता है कि मदर मर जाऊंगा। और जब वातावरण चीत्कार की विह्वलता से भर गया तो पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक न खाई। यानी वहाँ वो इतनी ज़ोर से चीख रहा है लेकिन मदर के चेहरे पर हंसी यूं ही बनी हुई है। वो कहती है नहीं कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, यानी आज तुम्हें बहुत सारा दर्द है, कल समथिंग, थोड़ा थोड़ा यानी कुछ कम हो जाएगा, और बस तब नथिंग, यानी उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और वो इतने ज़ोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेंप जाता। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता की गर्त से उठ उभरती रोगिणी, जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, जी उठी, यानी जी उठी। तो इस तरह से देखिए कि भाषा में खुद को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है उसका पुरजोर प्रयास करने के साथ साथ
जो वो भावना है सेवा की, वो मैदान मार ले जाती है और वे अपने ढंग से रोगी को समझाती हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज बहुत दर्द हो रहा है, ये दर्द जो है ये गुज़र जाएगा, तो इसलिए इसमें ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो शिक्षार्थियों, इसी तरह से लेखक आगे लगातार हमें बताते हुए चलते हैं कि किस तरह ये सभी महिलाएं, स्त्रियां सेवा भाव से भरी हुई वहाँ पर विभिन्न रोगियों की सेवा कर रही हैं। और यहाँ जब वो अंत में क्रिस्ट हेल्ड के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि उसका तबादला हुआ है, और वहाँ पर वो एक बात कहते हैं कि कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना है। यानी किसी को भी उन क्रिस्ट हेल्ड से किसी भी तरह का सरोकार हो, लेकिन वह जो नवयुवती है उसे किसी बात से कोई लेना देना नहीं है, वह सिर्फ सेवा भाव में ही लगी हुई है। उसका तबादला कहीं भी हो रहा है, वो उसमें खुश है, उसे मालूम है कि उसे कार्य करना है, कहीं भी करना हो उसे यही कार्य, सेवा का ही कार्य करना है। और तब सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निस्संग, निर्लिप्त, निर्द्वंद्व जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया और फिर मेरे मन रूपी आंखों में समा गया। और फिर मैंने अपने आप से कहा, सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए। यानी हम गीता के श्लोकों का पाठ करते हैं, उसकी शिक्षाओं के बारे में बातचीत करते हैं, हम उपदेश देते हैं और इस बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। लगातार उसका पठन पाठन होता है कि गीता की क्या क्या शिक्षाएं हैं। लेकिन क्या शिक्षा के बारे में बात करना ही काफ़ी है? क्या शिक्षा के लिए हमें और कुछ नहीं करना है? वही लेखक कहता है, पर तुम उसे जीवन में लेकर कृतार्थ हुई। यानी हम भारतवासी क्या करते हैं? गीता को गाते हैं, गीता के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बहुत विचार विमर्श करते हैं, लेकिन उसे अपने जीवन में शायद ही अपनाते हो। पर तुमने कंठ में नहीं धरा गीता को, तुमने अपने जीवन में लिया और तुम उसी पर तुमने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया है। तो तुम महान हो। लेखक उन्हें प्रणाम करते हैं और एक तरह से आभार व्यक्त करते हैं, प्रभावित होते हैं कि किस तरह की ये स्त्रियां हैं, ये इतनी महान स्त्रियां जो इतनी अधिक सेवा से भरी हुई हैं। तो शिक्षार्थियों, ये हमारा पाठ रहा और मैं समझती हूँ कि हमने काफ़ी प्रयास किया कि हम हर बिंदु पर बात कर सकें। एक विशिष्ट बिंदु हमारा भी रहता है जो है भाषा शैली। तो भाषा शैली शिक्षार्थियों, आप इसमें देखेंगे कि हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ हम अपनी स्मृति के आधार पर कुछ चित्रण करते हैं तो संस्मरण होता है। किसी व्यक्ति के पूरे चरित्र को हम रेखाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं, रेखा चित्र होता है। और रिपोर्टाज जैसा जहाँ पर देखा है उसका यूं वर्णन करना, ये सभी विधाओं का आप देखेंगे इस पाठ में संयोग हुआ है। सभी ये विधाएं इस पाठ में आकर मिल गई, क्योंकि आप देखेंगे जैसे रिपोर्टाज बिल्कुल अभिधा में लिखा हुआ होता है, जैसा है वैसा दिया हुआ, ऐसा नहीं है। कितनी रोचक भाषा में, कितनी प्रभावशाली भाषा में ये पाठ हमें यहाँ रखा गया है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे आप अपनी आंखों के सामने ये सारा दृश्य होते हुए आप देख रहे हो। जैसे जब वो शुरू में कहते हैं कि यह है सितंबर 1951, रोग का आघात पूरे वेग में परिणाम कपकपाता हुआ। और फिर आगे वो कहते हैं, तभी मैंने चौंक कर देखा, अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित नारी कमरे में आ गई। तो आप देखेंगे कि ये जो वर्णन है आंखों देखा हार, ये बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है।
और फिर वो इस तरह से भी आगे कहते हैं कि हाँ, माँ ही थी होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा। जब जिस बिंदु पर लेखक हमें मदर टेरेसा से परिचित कराते हैं, और कितनी शालीन भाषा में वो ये कहते हैं कि यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव, और बस यही यही। तो इस तरह से वे मदर टेरेसा के बारे में वर्णन करते हुए बहुत ही प्रभावशाली भाषा में वे हमारे सामने ये अभिव्यक्त करते हैं। और इसी तरह से एक और उदाहरण देखिए कि फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दोहिता क्रिस्टेल्ड एक साथ, एक रूप, एक ध्येय, एक रस, यानी दोनों दिखने में भी बिल्कुल एक जैसी गौर वर्णा है, आकर्षक व्यक्तित्व है उनका, एक ध्येय है, एक उद्देश्य है, रोगियों को उनकी सेवा करना, और एक रस है, उन्हें एक इसी सेवा में इन्हें आनंद प्राप्त होता है। तो इस तरह का जो ये वर्णन है शिक्षार्थियों, आप देखेंगे कि बहुत ही प्रभावशाली बन पड़ा है। और आगे वो जब माँ का जिक्र आता है कि ये स्वर जो है आदेश का है, अधिनायक के आदेश का नहीं, अधिकारी का नहीं, पूर्णतया माँ का। तो इस रूप में भी हम देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर हम विशेषण देखने को मिलते हैं, जैसे चांदनी चर्चित हाथों से जब उसे छुआ तो उसके चेहरे पर हंसी आ गई, हंसी बिखेरना, या वो जब हंसती थी तो मोतियों की बोरी खुल पड़ी। तो इस तरह की ये जो वर्णन है, ये जो शैली है, ये इसमें अपने आप ही बहुत ही रोचक और बहुत ही प्रभावशाली बन पड़ी है। तो शिक्षार्थियों, ये हमारा पाठ था, और मैं समझती हूँ कि आपने इस पाठ में मुख्य बिंदु आपने समझे, हमने उस पर बात की, लगातार हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया, और इस चर्चा से आपको ये पाठ रोचक लगा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और हम प्रयास करेंगे अपने अगले पाठों में भी हम बहुत ही विस्तार से उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, उन पर बात करेंगे, और उनसे शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। सिर्फ हमें पाठों को पढ़ना नहीं है, हमें गीता को सिर्फ कंठ में नहीं धरना है, गीता को स्वभाव में लाना है। इसी तरह से हम इन पाठों को, जो भी पाठ हम इस स्तर पर पढ़ें हिंदी विषय में, उन्हें हम ग्रहण करें, अपने स्वभाव में भी लाएं, और सबको सुखी बनाएं। तो मिलते हैं एक अगले कार्यक्रम में, और तब तक के लिए आप विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं।